असम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए नावल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जसदान इब्राहिम, इस वक्त वो जिस घर के सामने मौजूद थी वो वाकई सदमे की जद में हुई थी। वो अपना नाम उसे बता चुका था, मगर हाँ, वो अक्सर बातें भूल जाती थी। वो शख्स यकीनों से पाल करने के दर पर था। वो किंग था या यजदान इब्राहिम। अपने सामने खड़े शख्स को उलझी नजरों से तकती वो सवाल निशान बनी खड़ी थी। वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ वीर, शहरी, यशवा, शीला और मैसम भी आए थे। एक कार में किंग और वो थे, और जो उनके पीछे थी वो इन पांचों की थी, जिससे उतरकर वो उनके नजदीक आकर रुकते हैं। किंग अंदर की जानब बढ़ रहा था, मगर वो वहीं कार के करीब खड़ी सामने तक के जा रही थी। किंग 2 से 3 कदमों के बाद रुक गया था। उसके रुकते वो भी रुक गई थी। पीछे अपनी चौड़ी हथेली उसकी जानब बढ़ाता उसे अपने करीब कदम बढ़ाकर आने का इशारा कर रहा था। आयत इब्राहिम, उसके हाथ को तकती वो निगाहें उठाकर उस वजीया चेहरे को देखकर यही इल्फात अदा कर पाई थी। आओ पीछे। उसके सामने यूं ही हाथ फैलाए वो नरम सी आवाज में उसे पहली बार यूं पुकार रहा था। उलझी सी वो आगे बढ़ती उसकी चोरी हथेली पे अपना हाथ थमा गई थी, जिसको अचानक ही किंग ने अपनी गर्म और मजबूत गिफ्ट में कैद कर गया था। वो अंदर दाखिल होते उसकी नजर सामने खड़ी दादी पर गई थी, जो नरम मुस्कुराहट से उन्हीं की जन्म बार के आ रही थी। उनके बगल में आए थी, जो नाराज नजरों से जजान को घूर रही थी। मैं आपसे सख्त नाराज हूँ भाई। दादी के करीब आते ही जजदान का माथा चूम कर डेरू दवाई दी थी। उसके बाद इन पांचों ने दादी का हाथ चूमा था, जिस पर उन्हें दवा देती। अब वो पीछे के सामने आकर रुकी थी। परेशान जी पीछे बस उन्हें हल्की सी आवाज में सलाम ही कर पाई थी, जिसका उन्होंने बहुत नरम मोहब्बत बड़े लहजे में जवाब दिया था। उसका हाथ अभी जजदान के गिफ्ट में था। आज जजदान कभी जजदान इब्राहिम से नाराज नहीं हो सकती। जजदान का लहजे का मान इस कदर गहरा था कि अचानक ही पीछे की नजर आय पर गई थी, जो अब लम्हे में रूप बदलती। जजदान के गले में लाड़ से बाजू डाले नाराजगी को खुदा हाफिज के न जाने कान में क्या खुसर पुसर कर रही थी। अंदर आओ, क्या सब बातें यही होंगी? दादी की पुकार पर वो जजदान से अपना हाथ छुड़ाने की बजाय उस पर गिरसत कर गई थी, जिसकी वजह से उसे अपने नाखून जजदान की जिल्द में घुसते हुए महसूस हुए थे। मगर जजदान ने उसे जरा सा भी गिफ्ट को हल्का नहीं किया था, बल्कि हल्का सा दबाव डाल वो एक बाजू के हाल में आयत को लिए और दूसरे से उसका हाथ थामे आगे बढ़ रहा था। वो नहीं जानती थी कि जजदान ने सबको क्या बताया था, मगर कुछ देर बाद दादी ने सबको बातचीत बंद करने का कहा था, क्योंकि आयत जजदान से अगर बात तुम्हें शुरू होती तो रात तक ना छोड़ती। पीछे जाओ जजदान के साथ, और तुम सब अपने अपने कमरे में जाओ। आयत तुम भी, सब आराम करो, चलो। कुछ देर बाद दादी के हुक्म पर सब बारी बारी उठकर गए थे। आयत तुम भी। आयत को अपनी जजदान से खुसे बसर करती देखकर दादी साथी से अपने अल्फाज पर दुआ डालती हैं। दादी मासूम चेहरा बनाती वो जजदान के कंधे पर सर रख गई थी। आयत और जजदान की मोहब्बत बेहद गहरी थी। ये अब तक पीछे को इल्म हो चुका था। आयत अब तो बचपना छोड़ दो बच्चे। उसका गाल मोहब्बत से सहलाती उसे आंखों से इशारा करती, मगर अभी भी भाई से बातें करनी है। मुंह बसोरती वो आह दादी की आंखें दिखाने पर उड़कर अपने कमरे की जाना बढ़ गई थी। अपने घर में खुश आमदीद मेरे बच्चा। प्रीशा के पास आती उसकी पेशानी चूम कर बोलती कमरे का रूह कर गई थी। उनकी मोहब्बत बड़े लम्स पर वो इस वक्त में अब जाकर मुस्कुराई थी, जब जजदान भी उसे लिए सामने मौजूद सीढ़ियों से चढ़ता ऊपरी पोर्शन में आकर रुकता। दरवाजा खोल उसे लिए अंदर दाखिल होता है। टीवी लॉन्च से गुजरते वो कमरा खोलता, उसे अंदर लाकर हाथ छोड़ता, दरवाजा बंद कर रहा था। तुम कौन हो? उसे चेंजिंग रूम की जाने बढ़ते देखकर वो दिल में मचलता सवाल दिल पर लेकर आई थी। आयत और दादी से तुम मिल चुकी हो आयत, लाडली है मेरी, तो तुम्हें वो अचानक कबूल नहीं कर सकती, मगर वो दिल की बहुत साफ है, बच्चों जैसी। जल्दी तुमसे गुल मिल जाएगी। रही बात दादी की, तो वो तुम्हें कबूल कर चुकी है, क्योंकि तुम जजदान इब्राहिम की बीवी हो। कब्र से आरामदेह कपड़े निकालते वो क्या बात कर रहा था, जब उसका सवाल और था। मिस्टर जजदान इब्राहिम, अपनी फैमिली को क्या बताया है आपने? चेहरे से नकाब हटाते वो साथी से पूछ रही थी। तुम्हें क्या लगता है? उसकी जानब निगाह उठाते जजदान ने उसे गहरी नजरों से देखा था। आप बता रही हैं या नहीं? आपने क्या कहा है उनसे कि कौन हूं मैं? तुमसे सीधे आप पर आई थी, और उससे इस बदलाव पर जजदान ने भवें झुकाकर महज उसके अल्फाज पर गौर किया था। उसे तो यही लगा था कि वो जो बगैर जवाब दिए चेंजिंग रूम में घुसा था, पीछे वो बेइज्जत खाकर आ गई थी। हद होती है इस बंदे पर जो जवाब ही नहीं देता। क्या दादा बोलने पर टैक्स भरना पड़ेगा क्या? चेंज करने के बाद वो बाहर निकलता, अपने हाथ में मौजूद फोन और बाकी चीजें ड्रेसिंग टेबल पर रखकर उसके करीब आता है। इतने हक से मेरे हाथ को नचोड़ कर तुम पूरे हक से मेरा हाथ थामे मेरे पोर्शन में आई हो, तो क्या बताया होगा उनने? नहीं आई समझ। वो जब बेड पर बैठी उंगलियां मरोड़ने का शगल फरमा रही थी, अचानक किंग के गिफ्ट में लेने पर बौखलाकर उसकी आंखों में निगाहें गाड़ी गई थी। हाथ को छोड़ उसको जवाब देने के बाद उसका ध्यान अपनी कमर पर मौजूद उसके हाथ पर गया था, जो वो देख नहीं पाई थी, मगर अपना अमल याद करते तो ढेरों शर्मिंदगी आन गिर रहा था। मगर कोई भी जो अचानक इस लड़की को भी नहीं अपनाता, तुमने कोई झूठ बोला होगा। वो जानता था उस लड़की ने इतनी जल्दी मौजू नहीं बदलना था। कहा ना यही, अगर इस लड़की से नकार ना करता तो बाज जाती मेरी दस्तरस से दूर।
जो यजदान इब्राहिम को गवारा नहीं था तो कर लिया नका। एक तो इतनी गंभीर आवाज में उसकी जन्म से जवाब आया था, दूसरा उसका इतना नजदीक झुक कर बोलने पर उसे अपनी सांस रोकनी पड़ी थी और वो मान गई। आपको कुछ नहीं कहा? उसके जवाब पर वो जो पहली बात उसके जहन में आई थी वो यही थी, शायद उसकी कैसे निकल सकती थी। नहीं, मैंने उन्हें बताया मेरी बीवी का इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे सिवा जो था उसे छोड़ कर चुके हैं, यानी वो सिर्फ मेरी है, मुझसे है। अचानक ही यजदान ने उसका रुख मोड़ कर कमर को सीने से लगाकर कान के करीब सरगोशी की थी। इस सरगोशी पर उसका दिल चाहा था कि वो डूब मरती। वो क्यों उसके जख्म कुरेदता था या उसे दर्द देते उस शख्स को मजा आता था, तस्कीन मिलती थी। मैं उन्हें बता दूंगी, देखना। उसकी आंखों में देखती उसे चैलेंज करती नजरों से देख रही थी, जबकि उनके चेहरे पर पूरी इसरार मुस्कुराहट छाई थी। शौक से, फिर तुम वाकई इस दुनिया में मौजूद अपना वो इकलौता रिश्ता भी खो दोगी। प्रीशा को लम्हा नहीं लगा था समझने में कि उसे अपने भाई को जान से मारने की धमकी दे रहा था। तुम मुझे जोर जबरदस्ती रखोगे? अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती वो आहट में रुक कर उसके सर नजरों में देखने लगी थी। पीछे यजदान इब्राहिम, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, वरना उसके बाद जो होगा उस अमल की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम्हें बीवी की हैसियत से यहाँ लाया हूँ तो यजदान इब्राहिम की बीवी बनकर रहो। मैं अपनी बात दोहराऊंगा नहीं, अगली बार अमल करूंगा जो शदीद होगा। उसकी वहशत भरी आवाज में अदा किए गए अल्फाज ने उसके जिस्म की हड्डी तक सरायत करती हुई वहशत अंडेली थी। यू आर इम्पॉसिबल। इसके गुस्से बड़ी नजर से देखती वो अपना हाथ छुड़वाकर ड्रेसिंग रूम में जा घुसी थी, मगर अगले लम्हे उसके 14 तबक रोशन हुए थे। उसके पहनने को वहां कुछ नहीं था और इस वक्त उसे शदीद थकन महसूस हो रही थी, जिस वजह से वो फ्रेश होकर सोना चाहती थी। वहां तो उसकी जरूरत की हर चीज थी। बुर्का उतार कर रखती वो हिजाब खोलकर उसे एक लेयर से सेट करती बाहर निकलती है। जामनी कलर का एम्ब्रॉयडर्ड वाला सूट पहने वो कंफर्टेबल नहीं थी, मगर गुजारा तो करना ही था ना। सामने ही वो सोफे कम बेड पर टांग रखे इसी से अंदाज में टेक लगाए गोद में लैपटॉप रखे मसरूफ अंदाज में कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था। प्रीशा को महसूस नहीं होता, वो लगातार उसे ही देखे जा रही थी। पीछे, मेरी वार्डरोब से कुछ ले लो, यू डिस्टर्ब बैड, तुम मुझे काम में उलझा दोगी। नजरें अभी उसके काम में मुतवज्जो थी, मगर वो मुहतब उसे ही था, उसका मसला भी जानता था। मैं तुम्हारी वार्डरोब से क्यों लूं? मैं किसी के यूं कपड़े पहनना पसंद नहीं करती। उफ! प्रीशा का अंदाज काम रोक वो उसकी जानब निगाहें उठाता है, जो बाबा बैठी एक हाथ की उंगलियों में उंगलियां फंसाए कंफ्यूज ही थी। प्रीशा यजदान इब्राहिम, तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है, क्या अब भी मैं किसी हूँ? आईब्रो उचकाकर सख्त लहजे में पूछता वो अपने अल्फाज से मुतासर कर रहा था। प्रीशा को यही लगा था। इस लम्हे उस पर यह अदराक हुआ था कि अगर सामने बैठा शख्स उससे नरमी से लहजे में बात करता तो यकीनन वो माइल हो जाती, यानी लफ्ज असर करते थे। उसके सामने बैठे शख्स की इतनी पर्सनैलिटी थी कि लम्हे में उस पर कोई भी फिदा हो सकता था। वो सहर फूंकता था, जैसे मुझे उठाकर लाए वैसे कपड़े भी उठाकर ले आते। खुद को कंपोज करती वो तर्ज में अच्छी तरह जवाब दे गई थी। प्रीशे अल्फाज में वार्निंग थी। मुंह बनाती उसकी वार्डरोब खोल लेती है। उसके कपड़े इतने बड़े थे वो यकीनन में जोकर लगती। नाम लेने की बजाय वो गला साफ करने वाले अंदाज में उसकी तवज्जो अपनी जानब करना चाहती थी। तुम्हारे पास शाल नहीं है? दांत पीसती वो खुद के यूं इग्नोर होने पर मुठियां बीती गुस्सा थोड़ा कम करने की कोशिश कर रही थी। मुझे अगले 5 सेकंड में यहाँ नजर ना हो। उसके साथ आवाज पर उसकी पीठ को घूरती वो जो हाथ में आया था उठाकर चेंजिंग रूम में जाकर जोर से दरवाजा बंद करके अपना गुस्सा वाज़ा कर रही थी। किंग को उसकी आवाज बाहर तक महसूस हो रही थी, क्योंकि प्रीशा मैडम उसकी बुराइयां करती ऊंची आवाज में दाइयां देने लगी थी। प्रीशे वहीं बैठे यजदान ने सख्त कड़क आवाज में उसका नाम लिया था, जिसके बाद हनकारा बढ़कर पढ़ने की आवाज के बाद बिल्कुल खामोशी छा गई थी। जंगली बिल्ली। अपने हाथ पर इन खरोंचों को देखकर वो दिन में से बुड़बुड़ा कर काम में मुतवज्जो हुआ था। आहर प्रीशा 15 मिनट बाद बाहर आ गई थी। ग्रे कलर का ट्राउजर जो पाँव तक को छुपाए हुए था और सफेद रंग की प्लेन शर्ट पहने अपना स्कार्फ एक लेयर देकर सर पर ओढ़े हुए धीमे धीमे कदम रूम से चलती जसदान की पीठ को घूरते हुए आ रही थी। शर्ट के बाजू से उसे इतने बड़े थे कि उसके पूरे हाथ उसमें छुप चुके थे और उनकी लंबाई इतनी थी कि घुटनों को छू रही थी। उफ! ट्राउजर से उलझती वो वहीं कारपेट पर जाकर गिरती है। उसके वापस जसदान चेहरा मोड़कर उसे जमीन पर गिरे देखकर फौरन उठा था। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? प्रीशा का बाजू पकड़ता उसे खड़ा करते हुए पूछ रहा था। ऐसे में प्रीशा अपना बाजू छुड़ाने लगी। उसे में आग बगोला चेहरा लिए दोबारा से उसे घूरने लगती, जो अब उसके सामने ही खड़ा था। तो मैं कैसे खरुचूं, यही सोच रही थी। उसके सवाल पर प्रीशा का दिमाग ही हट गया था। यानी एक तो यूं उसे पागल कर दिया था, यहाँ से वहां, वहां से कहाँ लेकर जाकर, ऊपर से उसके पास ओढ़ने को कपड़े नहीं थे। वो दूसरा, सर्दी से वो पागल हो रही थी और नवाब उसे खड़ा पूछ रहा था कि ध्यान कहाँ है? बिल्लियां क्या और कुछ नहीं सोचती? उसके जवाब पर किंग ने भी उसे उसी के अंदाज में जवाब देकर जल्दी बात तेर का काम किया। मसला क्या है? जिद होती वो दांत पीस कर बोली थी, जब रिजदान ने कबर्ड से स्याह रंग की शाल निकालकर उसके करीब आते उसे अच्छे से उड़ा दी थी। अचानक ही उसकी नजर रिजदान के हाथ पर लगी कुर्चू पर जाती है जो उसके ही दी थी। तो क्या हुआ? उसने भी तो मेरी जिंदगी हराम कर रखी हुई थी।
इतने से जहम से उसे क्या होगा। खुद का उस पर से ध्यान हटाने के चक्कर में वो ध्यान नहीं दे पाई थी कि उसे सोचूं के गिर सिर्फ वही दुआ कर रहा था। आराम कर लो, कुछ देर बाद लंच टाइम होगा। कमरे की लाइट ऑफ करता वो बेड के साइड टेबल पर बैठ गया था। मेरा रूम। उसे यूं ही उसी बेड पर आराम से इसी होकर बैठते हुए दोबारा लैपटॉप में बिजी होता हुआ देख वो अचानक ही सवाल करती है, जिस जगह तुम मौजूद हो यही रूम है तुम्हारा? आराम से सर पर लेट जाओ। वो ड्राइव सर इशारा कर रहा था। हरगिज नहीं, मैं यहाँ सो जाऊंगी। सोफा कम बेड की जगह इशारा करती वो उसकी मौजूदगी में से भी उलझन महसूस कर रही थी। और एक बेड पर सोना तो नामुमकिनात में से था। प्रीशि, अपने कदम मुझसे मोड़कर यहाँ आ जाओ। यकीनन तुम्हें मेरा अंदाज अच्छा नहीं लगेगा। उसकी सर्द आवाज सुनकर आगे बढ़ते कदम वो रो चुकी थी। हर चीज में जबरदस्ती करना लाजमी थोड़ी है। उसके सर्द अंदाज पर उतार चुकी थी। प्रीशि, उसका ध्यान अब उसी जानब गया था कि अब उसका नाम एक साथ लेने लगा था। क्या? प्रीशि, प्रीशि, मुझे अपना नाम पता है और मैं वही सोऊंगी वरना नीचे चली जाऊंगी। अजीब धमकी वाला अंदाज था। उसके पापा किंग ने आईब्रो उचकाकर उसे यूं देखा जैसे वो पूछ रहा था, वाकई इतनी हिम्मत है? जाओ। कुछ समय बाद किंग के जवाब ने जैसे परिचय को आग की लगाई थी। मैं उसके पास अल्फाज नहीं थे। हाथों की उंगलियों को मरोड़ वो अपनी बात मुकम्मल ही नहीं कर पाई थी। जब कुछ बोलने को बल्कि सुनाने को था ही नहीं। उसका अंदाज आपने बेहद मासूम हुआ था। किंग दोल हमें उस अजब रंग में रंगी लड़की को देखे गया था। पीछे यहाँ आओ। उसकी बारी आवाज उस कमरे में चारों ओर जैसे गूंजी थी। वो शायद अब जब्त करता अपनी बात दोहरा रहा था। वो पहली लड़की थी जो किंग से अपने अल्फाज दुहराती थी, जो भी कर लो, नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। पैर पटकती वो बैग की जानब कदम बढ़ाती। जब दरवाजे तक पहुंचते उसके वजूद के कमर से थाम कर घुमाकर किंग ने अपनी गिरफ्त में जकड़ा था। आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई कि मेरे सामने नजर उठाने की। डरती क्यों नहीं हो तुम मुझसे? वो जो सर झुकाए अपना आप उसकी गिरफ्त से निकालने को खड़ी थी, जब अचानक किंग दूसरे हाथ से उसका चेहरा थोड़ी से थाम ऊपर किया था। याद रखो किससे टक्कर पड़ी है। प्रीशि को डराने की हिम्मत नहीं है तुम में। उसका अंदाज ऐसा था कि किंग के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली थी जो बस एक लम्हे को थी। वो तासात दोबारा हमेशा जैसे सद हो गए थे। ये मेरा ही असर है कि तुम पर अपना रोब जाहिर नहीं किया, मगर मेरी बात रद्द करने की इजाजत तुम्हें भी नहीं। प्रीशि यजदान इब्राहिम, आदत डाल लो मेरे वजूद की अपने इर्द गिर्द। ये झटका देते किंग ने उसे और करीब करता जैसे जताया था। नामुमकिन, कोई आदत नहीं डालूंगी मैं। उसकी नफी करते वो पीछे होने लगी थी जब अचानक किंग उस पर झुककर कान के करीब लब लेकर गया था। तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत भी होगी। अपनी बात कहकर उसके कान की लो से नाक टच करता पीछे हुआ था जहाँ उसकी इस अजीब बेचैन सी करीबी पर साकत खड़ी थी। मेरी बेटी मेरी शहजादी है। बेइंतहा नरम लम्स बालों पर महसूस करती वो अब ये अल्फाज सुन मुस्कुरा दी थी। मगर बाबा, बेटियां क्या सिर्फ बाबा की शहजादी होती हैं? क्या सिर्फ उनसे लाड करती हैं, वही लाड उठाते हैं? उसके सवाल पर वो धीमे से मुस्कुरा दिए थे। हरगिज़ नहीं। हाँ, बस इस दुनिया में बहुत कम मर्द पाए जाते हैं जो अपनी बीवी को इतनी इज्जत देते हैं जितनी अपनी बेटी की चाहते हैं। क्या मतलब बाबा? बाबा, कहाँ जा रहे हैं? मुझे जवाब तो दे। बाबा, नहीं जाएं। हर बार की तरह रुके तो। अंधेरा नुमा जगह वो सफेद कपड़ों में मौजूद उसकी बाप की रूह नरम मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसे दूर जा रही थी और वो बेबस थी। बेबसी की अजीब इंतहा थी। बाबा, मैं खो जाऊंगी। उसके बाद उसकी रूह को जकड़ लिया था। मेरे बेटे, जिंदगी खूबसूरत है, चाहे जितनी आजमाइशें हों, मगर ये हर हसीन ख्वाब से बेहतर है। मेरी जान, जिंदगी के नए बदलाव को समझो, गलत को सही को जानो। तुम बहादुर हो तो बहादुर बनकर सामना करो। इस रूह ने अपने अल्फाज के जरिए कोई नया पैगाम दिया था उसकी इस उलझी हुई जिंदगी के मतलब। मगर बाबा, मामा भी नहीं है, मेरा इकलौता रिश्ता भी खो गया है। बाबा, आप ना जाएं। बाबा, वो चीख रही थी। उस अकेली जगह अब कोई नहीं था। इस सुनसान वीराने में 400 अंधेरा छाया हुआ था, यहाँ तक कि उसे अपना वजूद भी स्याह अंधेरे की मानंद लग रहा था। मैं तन्हा मर जाऊंगी बाबा। वो चीख कर उठी थी, एक हाथ से अपने पसीने से भीगी गर्दन मसलती और वो सर से स्कार्फ उतार कर अपना चेहरा और गर्दन पसीने से शरबू महसूस करती। आंखें मौत गहरा सांस खींचती नॉर्मल होने की कोशिश करती है। जब इसे हवा के असर से निकलते उसे अपने करीब अपने हाथ पर एक लम्स महसूस हुआ था जो वो इस पूरे हवा में महसूस करती रही थी। आधी हवा में उसे वही हाथ ही वापस लाया था। किंग उसके पास ही बैठा हुआ था। गोद में लैपटॉप मौजूद था। वो उसकी जाना भी देख रहा था। देखने से भी उसे उसकी आंखों में कोई तासुर नजर नहीं आया था। उसका हाथ थामे वो बैठी थी। किंग की गिफ्ट साथ थी। हमेशा की तरह उसकी आंखों से निगाहें हटाने के बाद उसकी नजर अपने नाखून पर गई थी। उसके मांस के अंदर तक घुस गई थी। इन जहमों से बूंद बूंद खून रस रहा था। जहम उसे हुआ था मगर करा उसे अपने गिरफ्त खोली थी। मगर किंग की गिरफ्त अभी थी। वो कुछ लम्हों बाद वो भी खोल गया था। उसके हाथ की पूंछ पर उसकी 5 उंगलियों के नाखून के गहरे जहम बन गए थे। शिद्दत जब से प्रीचर ने शुरू होती आंखों से सर पर स्कार्फ रखते अपने गिर्द उड़ाई। उसके शाल से उसके हाथ को थाम कर उस शाल को रख कर नरमी से दबाया था। शायद वो दर्द कम करने की कोशिश कर रही थी। आई एम सॉरी। कुछ देर बाद उसका हाथ छोड़ती वो मदद करते हुए उड़कर वॉशरूम में जाकर बंद हुई थी।